राज आईएएस अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में और इस वीडियोस की सीरीज में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य और इसके दौरान हम यूपीएससी और बीपीएससी के समस्त पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। अर्थात हिंदी साहित्य जो कि एक यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी वैकल्पिक विषय है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके समस्त पाठ्यक्रम को कवर करेंगे वन बाय वन करके। तो आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखते हैं, उसके बाद सिलेबस की शुरुआत करेंगे हम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वाङ्मय, क्योंकि हमको हिंदी साहित्य पढ़ना है और हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि हम ये जान लें कि वाङ्मय क्या होता है और इसके कितने रूप या कितने प्रकार होते हैं। तो वाङ्मय के 3 रूप होते हैं। एक होता है आपका वार्ता या बातचीत, दूसरा होता है आपका शास्त्र या सिद्धांत की बातें और तीसरा होता है साहित्य। ठीक है, तो साहित्य को जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा कि वाङ्मय क्या है। और वाङ्मय जानने से पहले आपको ये जान लेना ज्यादा उचित है कि भाषा किसको कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं कि भाषा का मतलब क्या है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते रहता है तो वह बातचीत जो कर रहा है वो दरअसल बातचीत नहीं बल्कि अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, अपने विचार को दूसरा के समक्ष रख रहा है और दूसरा के विचार को वो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो विचार का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को अपना विचार दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति का विचार वो स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। इसमें जो मूल बात है, जो मूल चीज है वह क्या है, आपका भाषा है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही ऐसा हो पा रहा है। तो भाषा की परिभाषा इस रूप में दी जाती है कि विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है, एक माध्यम है। भाषा क्या है, तो भाषा विचारों के आदान का और विचारों के प्रदान का, विचारों के प्रस्तुतिकरण का और विचारों के ग्रहण करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है। हम इसके माध्यम से अपने विचार को दूसरा के सामने रख सकते हैं और दूसरा के विचार को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। भाषा के कई फॉर्म हो सकते हैं। हमारे मन में एक विचार आया, अब उस विचार को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, हम लिख करके अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगी, तो भाषा का लिखित रूप हो जाएगा ये। हमारे मन में विचार आया और हम अपना विचार देना चाह रहे हैं, अपना विचार को शेयर करना चाह रहे हैं, अपने विचार को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, हम बोल करके भी कर सकते हैं, ये मौखिक अभिव्यक्ति होगी। हमारे मन में कोई विचार आया, हम उस विचार को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, हम उस विचार को एक्सप्रेस अपने हाव भाव के माध्यम से भी कर सकते हैं, इशारों में भी हो सकती है। आपने सुना होगा एक गाना, इशारों ही इशारों में बात हो गई। तो ये जो इशारों और इशारों में बात हो रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक दूसरे के तरफ और दूसरा का पहले के तरफ अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति किसका, तो विचार का अभिव्यक्ति है, उसके चिंतन का अभिव्यक्ति है, उसके मनन का अभिव्यक्ति है, उसके मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति है। और इस अभिव्यक्ति में कौन महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, तो भाषा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। अब आते हैं वाङ्मय पर कि वाङ्मय है क्या, वाङ्मय किसको कहेंगे। तो वाङ्मय की परिभाषा इस रूप में दी जाती है, यदि अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से हो रही है तो क्या हो जाएगा, वाङ्मय कहलाएगा। भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति, भाषा के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति, जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, भाषा अगर उसमें मेन रोल प्ले कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, तो वह अभिव्यक्ति क्या कहलाएगा, वाङ्मय कहलाएगा। वाङ्मय के 3 फॉर्म हो सकते हैं या 3 स्वरूप हो सकते हैं, या यूं कहें कि 3 प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से एक होता है आपका वार्ता,
दूसरा होता है आपका शास्त्र, और तीसरा होता है आपका साहित्य। पहला क्या है? वार्ता। वार्ता को समझते हैं कि वार्ता का मतलब क्या होता है। तो वार्ता का मतलब होता है सामान्य बातचीत। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक समूह दूसरे समूह से बातचीत कर रहा होता है तो उसी को क्या कहते हैं? वार्ता कहते हैं। वार्ता में अर्थ महत्वपूर्ण होता है। हम शब्द बदल बदल करके भी हम उस अर्थ को एक्सप्रेस कर पाते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। यानी कि शब्द महत्वपूर्ण नहीं रहता बल्कि भाव महत्वपूर्ण रहता, उसके अर्थ महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इसकी परिभाषा इस रूप में दी जा सकती है कि वांग्मय का वह रूप या वांग्मय का वह हिस्सा जिसमें अर्थ की महत्ता रहती है, शब्द उन्हीं पर टिके होते हैं। यही कारण है कि जब व्यक्ति सामान्य बातचीत करता है तो उस बातचीत के दौरान वह शब्दों को बदल बदल करके भी उसका प्रयोग करते रहते हैं और इससे अर्थ नहीं बदलता, बल्कि जो अर्थ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो अर्थ उसमें एक्सप्रेस भी हो जाता है। तो इसमें क्या है? अर्थ महत्वपूर्ण है और शब्द उन्हीं पर टिके होते हैं। शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत की बातें। इसकी परिभाषा इस रूप में दी जाती है कि वांग्मय का एक प्रकार है शास्त्र जिसमें शब्द की महत्ता रहती है और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसमें क्या होता है? शब्द महत्वपूर्ण रहता है और अर्थ क्या होता है? उन्हीं पर टिका रहता है। यही कारण है कि यदि हम शब्द को बदल दें, यहां पर शास्त्र में शब्द को अगर बदल दे तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, अर्थ का क्षति हो जाता है। जैसे विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में जो फिजिक्स है, फिजिक्स के कुछ शब्दावली को अगर लें, फिजिक्स एक शास्त्र है क्योंकि उसमें सिद्धांत की बातें हैं, फिजिक्स सिद्धांत की बातें करता है तो वह क्या है? एक शास्त्र है। इसी तरह से गणित हो जाएगा। फिजिक्स के कुछ उदाहरण ले तो आप कह सकते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, त्वरण। अब गुरुत्वाकर्षण बल के जगह पर कोई दूसरा शब्द अगर लिखें तो हो सकता है, इस बात का ज्यादा संभावना है कि गुरुत्वाकर्षण बल नामक शब्द को लिखने से जो अर्थ एक्सप्रेस हो रहा था उस अर्थ का क्षति हो जाएगा यदि उसके स्थान पर कोई दूसरा शब्द हम लिख दें। इसी तरह से त्वरण, अब त्वरण के जगह पर कोई दूसरा शब्द लिखना चाहे, अब हरण लिखना चाहे तो हरण से त्वरण वाली बात स्पष्ट नहीं होंगी, उनके अलग मायने हैं। फिजिक्स में त्वरण के अलग मायने हैं। अब त्वरण का अर्थ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो त्वरण शब्द ही लिखना पड़ेगा, या अंग्रेजी के लिए उसमें एक्सेलरेशन शब्द आता है तो एक्सेलरेशन शब्द को ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से शास्त्र हो गया आपका। साहित्य भी क्या है? वांग्मय का एक हिस्सा है। चाहे कोई भी साहित्य हो उसमें अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? तो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, तो वह भी क्या है? आपका वांग्मय का एक हिस्सा है। अब सवाल यह है कि साहित्य में कौन महत्वपूर्ण होगा? अर्थ महत्वपूर्ण होगा या शब्द महत्वपूर्ण होगा? तो इसमें कभी अर्थ महत्वपूर्ण हो जाएगा और इसमें कभी शब्द महत्वपूर्ण हो जाएगा। यानी कि अर्थ और शब्द दोनों की महत्ता लगभग समान होती है। कहीं कहीं अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है, कहीं कहीं शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अर्थ और शब्द में एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा चलते रहता है कि महत्वपूर्ण किसको होना है, हमें होना है, तुम्हें होना है। ठीक है। साहित्य के बारे में दूसरी बात यह कही जाती है कि वांग्मय का वह हिस्सा साहित्य कहलाता है जिसमें पहली बात न तो अर्थ महत्वपूर्ण हो और न ही शब्द महत्वपूर्ण हो, बल्कि अर्थ और शब्द में महत्ता की स्थापना के लिए एक प्रतिस्पर्धा बनी रहे। साथ ही उसमें यानी कि साहित्य में समाज के व्यापक हित की भावना निहित हो।
समाज के व्यापक हित की भावना निहित हो। समाज के व्यापक हित की भावना निहित हो। दूसरी बात क्या है इसमें कि समाज के व्यापक हित की भावना इसमें निहित रहती है। पहली बात हम देख रहे हैं कि अर्थ और शब्द के बीच एक कंपटीशन चलता रहता है कि भैया हम महत्वपूर्ण होंगे, भैया हम महत्वपूर्ण होंगे। दूसरी बात क्या है इसमें साहित्य में कि समाज के बड़े स्तर पर हित की एक भावना इसमें निहित रहती है। ठीक है। और तीसरी बात इसमें होती है कि इसमें सौंदर्य होना चाहिए। इसके लिए एक अलग शब्द भी आता है, रमणीयता। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं, सौंदर्य या रमणीयता का अगर उदाहरण देना हो तो हम ये कह सकते हैं कि बिहारी और अज्ञे के जो साहित्य हैं, अगर उनमें हम सौंदर्य और रमणीयता को ढूंढें तो बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। बिहारी एवं अज्ञे के साहित्य और समाज के व्यापक हित की भावना अगर किसी साहित्य में निहित है, उस साहित्य को ढूंढना है तो हम कह सकते हैं कि कबीर दास के द्वारा या फिर तुलसी के द्वारा जो रचित साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें निहित है कि समाज की व्यापक हित करना चाह रहा है वह साहित्य। तो कबीर एवं तुलसी के साहित्य इसमें आ जाएंगे, कबीर एवं तुलसी के साहित्य। तो हमने देखा वाङ्मय क्या है, वाङ्मय के कितने प्रकार होते हैं, ये देखना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें पढ़ना है साहित्य, हिंदी साहित्य। तो ये जान लेना जरूरी है कि हिंदी साहित्य कहाँ से निकला है, तो वाङ्मय से निकला है हिंदी साहित्य। और जब हम ये जान लिए कि साहित्य का मतलब क्या है, तो अब जरा इसको जानते हैं कि साहित्य के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, साहित्य के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, साहित्य के कौन कौन से भाग हो सकते हैं। तो साहित्य के प्रकार या भाग की अगर बात करें तो इसमें आपका पहला होता है गद्य, गद्य नहीं गद्य, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, प्रोज। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, प्रोज। दूसरा होता है आपका पद्य, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में पोएट्री। और तीसरा होता है आपका चंपू काव्य। इसके बारे में नहीं, जरा इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देखें कि गद्य का मतलब क्या होता है और पद्य का मतलब क्या होता है। तो गद्य का मतलब होता है जिस साहित्य में लय अनुपस्थित हो, लयबद्धता ना हो, रिदम ना हो, फ्लो ना हो, यानी कि लयबद्धता की कमी। अगर किसी साहित्य में लय नहीं है, किसी साहित्य में रिदम नहीं है, अंग्रेजी में उसी को रिदम या फ्लो कहा जाता है, रिदम या फ्लो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वह साहित्य का कौन सा रूप है, तो साहित्य का गद्य वाला हिस्सा है। पद्य में क्या होता है, तो पद्य में एक फ्लो बना रहता है, यानी कि लय बना रहता है, लय की उपस्थिति होगी। चंपू काव्य को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चंपू काव्य का मतलब क्या होता है। अब जरा इन दोनों को समझते हैं कि लयबद्धता नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, और लयबद्धता होगी तो कैसे होगी। लय होगा अगर साहित्य में तो कैसे होगा, तो लय होने का सीधा सीधा मतलब होता है व्याकरण के नियम का उल्लंघन, व्याकरण के नियम का उल्लंघन, व्याकरण के
नियम का उल्लंघन। अगर हम व्याकरण के नियमों में कुछ उल्लंघन कर दे, व्याकरण के कुछ नियम होते हैं अपने, अगर उन नियमों को हम ताक पर रख दें तो साहित्य में क्या आ जाएगा, लय आ जाएगा, रिदम आ जाएगा या फ्लो आ जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर, तो ज्यादा बातें स्पष्ट होगी। जैसे हम ये लिख सकते हैं कि आज बुधवार है, विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं, विद्यार्थीगण, ऐसा लिखें, विद्यार्थीगण साहित्य पढ़ रहे हैं या हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, विद्यार्थीगण हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, उनका मन कभी कभी या बीच बीच में, बीच बीच में विचलित हो रहा है। तो ये जो भाग है, हमने कुछ कहा, हमारे मन में एक विचार आया, उस विचार को हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका वांग्मय वाला हिस्सा हो गया। अब वांग्मय का कौन सा हिस्सा है, तो हम ये कहें कि ये साहित्य वाला हिस्सा है। तो साहित्य में भी कौन सा, क्या ये गद्य है या पद्य है? चंपू काव्य नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि यह चंपू काव्य नहीं है। क्या ये गद्य का हिस्सा होगा या पद्य का हिस्सा होगा? तो आप देखें, आज बुधवार है, विद्यार्थीगण हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, उनका मन बीच बीच में विचलित हो रहा है। देखिए, व्याकरण के जो नियम हैं, जो व्याकरण के नियम हैं, वाक्यों का गठन, शब्दों का व्यवस्थितीकरण उसी आधार पर हुआ है। शब्दों को हमने उसी आधार पर अरेंज किया है जिस आधार पर व्याकरण का नियम कहता है। पहले सब्जेक्ट आना चाहिए इस तरह का, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी कि कर्ता आना चाहिए, क्रिया कर्म, किस प्रकार से व्याकरण का नियम कहता है। अगर हम उसी के आधार पर इसको अरेंज किए हैं तो यह निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, प्रोज वाला हिस्सा होगा साहित्य का। क्यों? क्योंकि एक तो व्याकरण के नियम के आधार पर यह व्यवस्थित है, और चूंकि व्याकरण के नियम के आधार पर व्यवस्थित है तो इसमें लय नहीं है, इसमें रिदम या फ्लो नजर नहीं आता है। अब व्याकरण के नियम को अगर हम तोड़ें तो देखिए, इसी में आपको एक रिदम या फ्लो नजर आएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका पद्य हो जाएगा। अगर हम ऐसा कहें आज बुधवार है, हम ये ऐसा कहें कि बुधवार है आज, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं विद्यार्थीगण, बीच बीच में विचलित हो रहा उनका मन, तो ये क्या हो जाएगा, आप एक कविता वाला फॉर्मेट में आ गए। व्याकरण के नियम को जैसे भंग किए, क्या हुआ, आपका एक लय का सृजन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, फिर आपका पद्य कहलाएगा। तो गद्य और पद्य में एक मूल अंतर हमने देखा यहाँ पर। फिर से एक बार इसको देखते हैं। वांग्मय मतलब भाषा के माध्यम से किया गया अभिव्यक्ति, इसके तीन रूप, वार्ता जिसमें अर्थ महत्वपूर्ण, शब्द उसी पर टिका, शास्त्र जिसमें शब्द महत्वपूर्ण, अर्थ उन्हीं पर टिका, साहित्य जिसमें समाज के व्यापक हित का भावना उपस्थित हो, निहित हो, जैसे कबीरदास और तुलसीदास का जो साहित्य है। दूसरा, साहित्य का मतलब सौंदर्य या रवणीयता वाला भाव उसमें निहित हो, जैसे बिहारी और अज्ञेय के साहित्य। फिर कभी उसमें अर्थ की महत्ता स्थापित हो जाती है, कभी शब्द की महत्ता स्थापित हो जाती है, यानी कि शब्द और अर्थ में एक कंपटीशन चलते रहता है। अब साहित्य के तीन खंड हैं, एक है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है चंपू काव्य। गद्य का मतलब है लय उपस्थित नहीं होगा तो वह गद्य कहलाएगा।
पद्य का मतलब है अगर लय उपस्थित होगा तो वह क्या हो जाएगा, आपका पद्य कहलाएगा। ये मूल अंतर है। अब जरा देखते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या कहता है। हम पहले गद्य से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी के सिलेबस के तहत हम ये देखते हैं कि गद्य वाले सेक्शन में किन किन चीजों को पढ़ना है। तो शुरुआत हम गद्य से करेंगे और थोड़ा गद्य के प्रकार को देख लेते हैं। गद्य यानी कि प्रोज, अगर इसको देखें, इसके प्रकार को देखें तो इसको 4 भागों में, 4 वर्गों में बांट करके आप देख सकते हैं, जिसमें से एक है आपका कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य। दूसरा है आपका दृश्य प्रधान गद्य। दृश्य प्रधान गद्य। फिर तीसरा है आपका विचार प्रधान गद्य। फिर जो चौथा वर्ग है, इसमें हम जो शेष रह गया गद्य की अन्य विधाएं। अन्य विधाएं। अब विधा का मतलब क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। विधा का मतलब क्या होता है, शैली का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। फिर उसमें आएगा आपका कुछ शब्द जैसे वस्तुनिष्ठ और वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, आत्मनिष्ठ और आत्मनिष्ठता का मतलब क्या होता है, इन चीजों को थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर जो कथात्मक गद्य है, गद्य का एक हिस्सा, इसमें तो एक तरफ होता है आपका कहानी और दूसरे तरफ होता है आपका उपन्यास। जो यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है उसमें है आपका कहानी में प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी को हमको देखना है। तो प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी, प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां। और प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों का जो संग्रह है उसको कहते हैं प्रेम मंजूषा। उसमें ढेर सारी कहानियां हैं, प्रेम मंजूषा। कुछ अन्य रचनाकारों के कहानियों का संग्रह है एक पुस्तक में, और उस पुस्तक का नाम है एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर। उपन्यास जो लगा हुआ है, उपन्यास में एक उपन्यास तो है आपका महाभोज। दूसरा उपन्यास है आपका दिव्या। फिर है गोदान और उसके पश्चात है मैला आंचल। दृश्य प्रधान गद्य का मतलब होता है जिसमें दृश्य की प्रधानता हो, इसमें कथा की प्रधानता होगी, इसमें दृश्य की प्रधानता होगी। तो दृश्य प्रधान गद्य का मतलब है नाटक। अब जो नाटक यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है उसमें एक तो है भारत दुर्दशा बीडी। एक क्या है, भारत दुर्दशा है। और एक है स्कंद गुप्त। और एक है आपका आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, इसको डिस्कस करना है। फिर होता है विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान गद्य का मतलब है चिंतन। और इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका, इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। एक हो सकता है निबंध
और दूसरा हो सकता है आपका आलोचना या समालोचना, या फिर समीक्षा। निबंध में एक है आपका चिंतामणि, और दूसरा है निबंध निलय। गद्य की जो अन्य विधाएं हैं, इसमें तो एक होता है आपका आत्मकथा, यानी कि यदि हम अपने बारे में खुद लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आत्मकथा। दूसरा होता है आपका जीवनी, यानी कि मैं यदि किसी और के बारे में लिखूं। फिर होता है आपका रेखा चित्र। ये सब क्या होगा बाद में देखेंगे, रेखा चित्र। फिर है संस्मरण, फिर है डायरी, पत्र साहित्य, फिर यात्रा वृत्तांत, और एक है रिपोर्टाज। मैं देख लूं, शायद सब हो गया जी। हम शुरुआत करेंगे यहां से। सबसे पहले तो कहानी का एक बैकग्राउंड को समझेंगे, और कहानी के बैकग्राउंड को समझने के बाद कहानी की, हिंदी कहानी की, क्योंकि हमको हिंदी साहित्य पढ़ना है तो हिंदी शब्द वहां ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी पढ़ेंगे, कहानी नहीं बल्कि हिंदी कहानी। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को समझेंगे। उस विकास यात्रा में हम आगे ये देखेंगे कि प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी कौन कौन सी है, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, क्या आने की संभावना है। फिर हम ये भी देखेंगे कि प्रेमचंद के अलावे जो अन्य कहानीकार हैं उनकी कहानियां कौन कौन सी हैं जो इस सिलेबस में लगा हुआ है, उनके बारे में भी देखेंगे। जब कहानी वाला सेक्शन हो जाएगा तो फिर हम उपन्यास वाला खंड पे आएंगे, और महाभोज, दिव्या, गोदान, तत्पश्चात हम मैला आंचल में कदम रखेंगे। उसके पश्चात नाटक वाले हिस्से में जाएंगे, जिसमें भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, फिर आषाढ़ का एक दिन देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि ये वाला सेक्शन या ये वाला सेक्शन पढ़ना है, अथवा कोई और सेक्शन को लेकर के आगे बढ़ना है। तो आई होप कि आज के इस डिस्कशन से आप अपना एक माइंड सेटअप कर पाए होंगे कि हिंदी साहित्य जो हम लोग पढ़ेंगे वो किस क्रम में पढ़ेंगे, और आप एंजॉय करेंगे डेफिनेटली हिंदी साहित्य को पढ़ करके, क्योंकि बहुत ही मजेदार विषय है हिंदी साहित्य। क्योंकि एक तो हिंदी साहित्य की परिभाषा में ही कह रहे हैं कि समाज के व्यापक हित की भावना उसमें निहित है। कैसे निहित है देखेंगे। दूसरा, उसमें रमणीयता या सौंदर्य, काल्पनिकता है। तो जिस विषय में काल्पनिकता होगा वो अपने आप में एक रोचक विषय होता है, और इस रोचकता का हमारे जीवन पर भी बड़ा ही गहरा असर होता है। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा देखेंगे, परखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए। फेसबुक का लिंक भी हम दे देंगे, फेसबुक पे भी आप इसको जा करके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।